नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलीम। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। इस बैठक में कई सारी चीजें सामने निकल के आई। सबसे पहली बात ये कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर पीएम पद की दावेदारी ठोक दी, जिसका समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। अब तक तीन क्या, अब तो हम कह सकते हैं अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इसमें संयोजक के नाम पर चर्चा होगी, इसमें शीट शेयरिंग के नाम पर चर्चा होगी, इसमें नीतीश के नाम पर भी कुछ बात हो सकती है, नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नीतीश कुमार को लेकर कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी चर्चा नहीं हुई। अब नीतीश कुमार तो खाली हाथ आ गए। तो आज की डिबेट हम इसी मुद्दे पे करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे, नीतीश कुमार के हाथ अब क्या लगा है। तो इसी के लिए हमारे साथ पूरा पैनल एक डिस्कशन का जुड़ चुका है। हमारे साथ है वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार, हेमराज राम प्रवक्ता जेडीयू, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी, शशि कुमार चुन्नू प्रवक्ता कांग्रेस और प्रीति शेखर प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी का स्वागत है बिहार झारखंड पर। सौरभ जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। कल मीटिंग हुई, सॉरी बैठक हुई। बैठक में ऐसा पहले माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर कोई चर्चा हो सकती है, नीतीश कुमार को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नीतीश कुमार बिहार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी बनारस वाली जो रैली थी वो स्थगित हो गई है। तो आखिरकार नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार की सियासत क्योंकि समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल सलोनी, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार एक बड़े और मंझे हुए नेता हैं और उनकी राजनीति को समझना काफी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कई बार हमने देखा है कि जब भी उन्होंने बड़ा फैसला लिया है तो इसकी भनक किसी को नहीं थी। जो उनके साथ सुबह और शाम बैठते हैं उनको भी इस बात की भनक नहीं होती है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। निश्चित तौर पर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, चौथी बैठक में वो शामिल भी हुए और केवल नीतीश कुमार को नहीं बल्कि उनके तमाम जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, सभी को यह उम्मीद थी कि बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिल सकती है इंडिया गठबंधन का। आपने देखा होगा कि कल सुबह पटना के हर चौक चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर भी लगाए गए थे, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अगर जीत 2024 में सुनिश्चित करना है तो एकमात्र चेहरा नीतीश कुमार का है। तो निश्चित तौर पर जदयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता यह चाहते थे कि बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखा और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। हालांकि बात वही की वही रह गई। बाकी लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद ही जो प्रधानमंत्री का चेहरा है उस पर विचार किया जाएगा, उस पर बात होगी। लेकिन एक नाम तो ममता बनर्जी ने उछाल दिया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी उसी नाम पर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार को अब यह समझ में आ गया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा यह निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन 29 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है जदयू की, और उससे पहले कल अचानक यह फैसला लिया गया। हालांकि 29 तारीख को जो बैठक होगी यह पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन कल अचानक यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले एक और बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसमें जदयू के तमाम जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, जो एमएलसी हैं या उनके जो भी दल के छोटे और बड़े नेता हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर अब यह समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले, लेकिन क्या करेंगे इसके लिए हमें और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सलोनी, कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई, उसके बाद तमाम नेताओं के बयान आए, तमाम प्रवक्ताओं के बयान आए। तो एक बार बयान सुन लेते हैं आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी की तरफ से क्या क्या बयान कल की मीटिंग के बाद सामने आए हैं।
लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, कोई नहीं। शशि कुमार चुन्नू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो टाइम पास करने बैठे चाय वाय पी के फिर आ गए। कभी को बोल रहा है कि सूत्रों ने कहा खड़गे जी चेहरा बनेंगे, तो ममता ने समर्थन किया, केजरीवाल ने सेकंड किया। कभी होता है कि नहीं सीट शेयरिंग कर लेंगे, कभी होता है कि टाइम लिमिट सेट कर दिया है, डेडलाइन कर दिया है। ये सब इंडी घमंडी वंडी लोग का कुछ नहीं होने वाला है। एक ही नतीजा होगा, नील बटा सन्नाटा, जो हम लोग बिहार में कहते हैं। कि सभी दल के नेताओं ने संकल्प लिया कि भाजपा मुक्त भारत 24 में बनाना है और ये लोकतंत्र संविधान को रौंदने वाली बीजेपी मोदी जी की सरकार को हटाना है, देश को बचाना है। वो नहीं चाहेगा भाई, हम उनके साथ हमारे क्षेत्र के रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगातार 18 साल से। हमारा तो पूरा हौसला है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मोदी को हराया जा सकता है और पूरा देश आज उनकी मांग कर रहा है। शशि कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस ने कल मीटिंग बुलाई, सबको एकजुट लेके आई, लेकिन कांग्रेस किसी को आगे क्यों नहीं रखना चाह रही है? क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में समाजवादी पार्टी का तवज्जो बहुत है, अखिलेश यादव का। वहीं पश्चिम बंगाल चले जाएं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो सीट शेयरिंग पर बात करेंगी कि हमें इतनी सीटें चाहिए। यही अगर बिहार में आ जाए तो जेडीयू और आरजेडी की बात बीच में फंस जाती है। तो आखिर क्या पेच कहाँ फंस रहा है? क्यों आप सीट शेयरिंग पर बात आगे नहीं कर रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के नौजवान, छात्र एवं तमाम लोग का सबसे बड़ी मांग ये है कि जो मोदी सरकार अपने वादा करके जो आए, लगातार 10 साल उनका होने वाला है, उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया गया। यहाँ किसी दल का बात नहीं है, बात है संविधान की रक्षा करना, बात है लोकतंत्र की रक्षा करना। आप देखें 150 के करीब अब सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ किसी को प्रधानमंत्री बना देना, किसी को तजव्वुद दे देना, ऐसा कोई बात नहीं। नीतीश जी इंडिया अलायंस के सूत्रधार रहे हैं। नीतीश जी का जो अधिकार है वो इंडिया अलायंस में कहीं से कम नहीं किया गया है, न किया जाएगा। और इंडिया अलायंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप किस स्टेट में मजबूत है, किस स्टेट में कमजोर है। इंडिया अलायंस इस देश के गरीब, ओबीसी, ईबीसी, दलित सभी का आवाज बनके एक अलायंस किया गया है, जिससे नरेंद्र मोदी सरकार जो लगातार लोकतंत्र और संविधान पे प्रहार कर रहा है, उसको हटाने के लिए ये अलायंस बना है। तो नीतीश जी का जहां तक सवाल है, आप कल मीटिंग के बाद भी सुने होंगे आप लोग, आदरणीय खड़गे जी, जब कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी बयान दिए तब बोले कि अलायंस हो जा रहा है, चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। और रही बात किसको किस राज्य में तजव्वुद देना है, अभी 5 रैली करेंगे हम लोग पूरे देश में, अलग अलग जगह पे। रैली की संख्या बढ़ेगी भी, जिसकी शुरुआत भी बिहार से होने वाली है। उसके बाद इस सब पे सीट शेयरिंग वगैरह पे चर्चा किया जाएगा। लेकिन तत्कालीन जो सवाल है उसमें कहीं से नीतीश जी को या किसी भी बड़े नेता के साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। नीतीश जी इस अलायंस के एक मजबूत स्तंभ है और नीतीश जी इस अलायंस को लेकर के बहुत संकल्पित हैं और इस देश से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है। जी, आपने अभी कहा कि नीतीश जी बहुत मजबूत हैं, लेकिन कल की जो बैठक हुई उसमें या मीटिंग हुई उसमें तो नीतीश जी को लेकर कोई बात ही नहीं हुई, कोई चर्चा ही नहीं हुई। वो तो फिर से खाली हाथ लौट गए। वहां सिर्फ नीतीश जी पे चर्चा करने के लिए वो बैठक नहीं थी, वो बैठक था सबकी बातों को देखा जाए, सुना जाए, फिर उस बात पे आगे बढ़ा जाए। पूरे बैठक के बाद आदरणीय खड़गे जी इसी बात पे तो आगे बढ़े। अगली मीटिंग जो होगी उस मीटिंग में और विस्तृत चर्चा होगी। और किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल का अलायंस तो है नहीं, किसी इंडिविजुअल पे चर्चा करना है। सबने सामूहिक रूप से तय किया है कि चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे कि हमारा पीएम कैंडिडेट कौन होगा। अच्छा, हिमराज जी, आपके पास आना चाहूंगी कि जेडीयू जिस तरीके से पोस्टर्स लगा रही है, कल भी हमने देखा पटना में पोस्टर लगाया गया था नीतीश कुमार को लेके। तो जब जब ये मीटिंग हुई है तब तब नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्टर कहीं ना कहीं हमें लगा हुआ दिखा कि पीएम पद का दावेदार कैसा हो, नीतीश जैसा जीत चाहिए तो निश्चित नीतीश चाहिए। लेकिन कल तो नीतीश कुमार खाली हाथ चले गए। कल तो नीतीश कुमार के हाथ कुछ भी नहीं लगा। क्या लगता है नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है।
हेमराज जी, आपकी बिल्कुल भी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हेमराज जी, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। कोई नहीं, मैं सारिका जी के पास जाना चाहूंगी। सारिका जी, आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता हमने देखा। राहुल गांधी जो है लालू यादव से मिलने भी पहुंचे, फिर जब संसद की बात आई तब भी वो मिलने पहुंचे। लेकिन कल कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी हमें, क्योंकि मीटिंग के बाद पहली मीटिंग जब हुई थी तीसरी बंबई में, तब तो ये कह दिया गया था कि हमारे पास वक्त नहीं था, जिस वजह से हम टीसी की वजह से टीसी में रुक नहीं पाए। लेकिन कल तो वक्त था। आखिर कल लालू यादव और तेजस्वी यादव जो थे टीसी तक क्यों नहीं रुके, वो पहले ही क्यों निकल आए जैसे ही मीटिंग खत्म हुई? जी, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी। देखिए, इंडिया गठबंधन का निर्माण जो है वो और इंडिया गठबंधन पे जिम्मेदारी, अगर इन दोनों विषयों पे अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं और कई दफा हमने बोला भी है कि इंडिया गठबंधन का निर्माण जो है उन शक्तियों से लड़ने के लिए हुआ है जो शक्तियां जो है आज देश में हावी हैं, और वो नकारात्मक शक्तियां हैं जो कि देश के लोकतंत्र को खतरे में डाला हुआ है, जिन्होंने संविधान को खतरे में डाला हुआ है, जो पूंजीपति और तानाशाही की शासन जो है देश में व्याप्त है। जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तानाशाही है, डिक्टेटरशिप जो देश में चलाना चाह रहे हैं, उन शक्तियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है और इंडिया गठबंधन का निर्माण उसके लिए हुआ है। और हम सब जानते हैं कि पहली बैठक जो है बिहार में इंडिया गठबंधन की हुई, और इस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं, इसमें कहीं दो राय हो ही नहीं सकती है। अब हमारे विपक्षी दल जो है बार बार ये कह करके खुद को ही सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लड़ाने के प्रयास में है, एजेंडा तो है नहीं उनके पास, तो निश्चित रूप से वो लड़ाने के फिराक में लगे हुए और रोज नित्य नए जो है प्रयास वो करते रहते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले भी कभी नहीं बोला और आज भी उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं या मैं संयोजक बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और उस जिम्मेदारी को निर्वहन करना, और मुझे लगता है जो उद्देश्य और जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है उसके सामने तो ये संयोजक और प्रधानमंत्री का पद जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि बात यहाँ राष्ट्र को बचाने की है, बात यहाँ संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की। तो मुझे लगता है इसे इतर हट करके कोई इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती है। तो ये इंडिया गठबंधन का निर्माण जो है उन ताकतों से लड़ने के लिए हुआ है। और रही बात एकजुटता की, तो देखिए पहले तो यही लोग हैं, हमारे विपक्षी दल ही कह रहे थे कि अरे कहाँ से कोई पार्टी मिलने वाली है, कोई पार्टी नहीं आने वाली है, कोई मुख्यमंत्री कहीं का नहीं आने वाला, ना अरविंद केजरीवाल आएंगे, ना ममता बनर्जी आएंगी, ना ये आएंगे ना वो आएंगे। मतलब बहुत सारे उन्होंने भ्रम जो है वो फैलाने की कोशिश की। पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई और चौथी बैठक भी सफल बैठक हुई। और चौथी बैठक में भी हमने देखा कि 28 दलों ने इसमें शिरकत किया कल दिल्ली में, और बहुत सफलतापूर्वक जो है कल की बैठक समाप्त हुई। और इसके पहले भी जब तीसरी बैठक हुई थी तो लगभग कई कमेटियों का गठन जो है इंडिया गठबंधन की हो चुकी थी, यानी आंतरिक रूप से जो है 2024 की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो गई है। अब कुछ और जिम्मेदारियां हैं जो बांटनी है, और अब तो कल की बैठक में ये भी तय हो गया कि अब हमें कैंपेनिंग करना है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा भी कि अब तो भाई कैंपिंग के लिए सारे लोग उतरे और जनवरी से शुरुआत भी उसकी कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है सलोनी जी सारी तस्वीरें सबके सामने तय है, और पीसी करना या क्या करना, मुझे लगता है एक एक मिनट की खबर जो है पत्रकारों के समक्ष तो है ही है, सारी मीडिया चैनलों के समक्ष ही है ही है, लेकिन यहाँ तो हमारे विपक्षी दल ही पत्रकार हो जा रहे हैं और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता भी हो जा रहे हैं। कोई कहीं कुछ बयान दे रहा है, कोई कहीं कुछ बयान दे रहा है। भाई हमारा गठबंधन और हमारे जो गठबंधन में जो तमाम दलें हैं, तमाम दलें मजबूत दलें हैं और अपने अपने राज्य में सभी एक मजबूत दल के रूप में है। और मुझे लगता है कि हमें किसी के अपने विपक्षियों की किसी सलाह और मशवरे की जरूरत नहीं है। वो चिंता करें कि जो तस्वीर उन्होंने भारत की अभी बना रखी है, उस तस्वीर को जो झूठे और मक्कार और जुमलेबाज लोगों ने लोगों को बरगला करके झूठ बोलकर अनगिनत झूठ बोल करके, अभी तो हमने देखा किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों को मंदिर में बैठने नहीं दिया जा रहा है
उन्हें निष्कासित करके, निलंबित करके उन्हें बाहर भेजा जा रहा है, ये भी हमारे विपक्षियों का एक षड्यंत्र है, लोकतंत्र की हत्या। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। उस लोकतंत्र की मंदिर जो है वो किसी एक सत्ताधारी या विपक्षियों की नहीं है, वो तमाम सांसदों के लिए है। देश के जो हमारे 800 सांसद है ना, उस संसद भवन में बैठते हैं और वो लोकतंत्र का मंदिर है, उन सबके लिए वो एक होली प्लेस है। लेकिन जिस तरीके से लगातार उनके साथ अवहेलना की जा रही है, नियमों की, कानूनों की दरकिनार की जा रही है और एक डिक्टेटरशिप चलाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश करी है। एक चेहरा, एक डिक्टेटरशिप नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला। हमारा देश तो कहते हैं खूबसूरत सरगुलदस्ता है, कहा भी जाता है कि कई भाषाएं, कई संस्कृति और इन तमाम चीजों से मिलकर हमारा देश बना हुआ। और जिस तरीके से आज जो है कुछ तानाशाही लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि वो कहें दिन तो सामने वाले लोग दिन कहें, वो कहे रात तो सामने वाले कहे रात कहे। अगर आपने दिन को दिन कह दिया तो उनको बुरा लग जाएगा कि भाई मेरी बात को आप टाल कैसे सकते हैं, काट कैसे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डिक्टेटरशिप की जो है ये चलाने की कोशिश भारत में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो होने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन का निर्माण अपने इंडिया को, अपने भारत को बचाने के लिए हुआ है और 2024 में निश्चित रूप से सलोनी जी वो तस्वीर जो है वो सामने आएगी, क्योंकि कहते हैं किसी की भी सत्ता यहाँ अनंत और शाश्वत नहीं। और ऐसे तानाशाहियों की कई साम्राज्य जो है ना वो बिखरे हैं, इसी हमारे इतिहास में वो दर्ज हैं। तो ये जो तानाशाह जो पिछले 9 सालों से देश में काबिज है सत्ता में, इनकी भी तानाशाही की सरकार जो है 2024 में धाराशाही होगी और इसीलिए इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। बिल्कुल। प्रीति जी, क्या कहना है सारिका जी के इस बयान पर कि जो 9 साल की तानाशाही है ये खत्म हो जाएगी और इंडिया अलायंस का जो गठन है वो इसी वजह से हुआ है? सलोनी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो तानाशाही की बात हो रही है, यह तानाशाही की बात इनको अपने दल में अंदर खाने में करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति डिसीजन लेता हो, पार्टी में कई नेता होते हुए भी एक परिवार के लिए सिर्फ डिसीजन होता हो, तो तानाशाही वहां चलती होगी। हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र से लेकर सभी लोगों की बात सुनी जाती है, यहाँ पर सबों की राय ली जाती है, उसके बाद डिसीजन होते हैं। तो यह बात तो उनको अपने ऊपर लागू करनी चाहिए, अपने दलों के ऊपर। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नीतीश जी जो मंसूबे को लेकर उन्होंने इंडिया अलायंस को क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन अब उनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है कि अभी भी आज कल जो बैठक हुई उसमें अभी उनको नाम पर कोई भी सहमति नहीं बनी, बल्कि उल्टा ही ममता बनर्जी जी ने खड़गे जी का नाम प्रस्तावित कर दिया संयोजक के लिए। न सिर्फ संयोजक के लिए बल्कि यह भी कहा गया कि भविष्य में एक लोगों में मैसेज जाएगा कि जो एक आदिवासी समाज के लोग इसके संयोजक होंगे तो भविष्य में वो प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये नीतीश जी को के लिए तो बहुत निराशाजनक रहा और उसमें सहमति तो राष्ट्रीय जनता दल की भी रही, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने की बात आई तो वो दोनों ही लौट आए और इनका प्रतिकार जिसका कि अरविंद केजरीवाल जी ने समर्थन किया ममता बनर्जी जी का, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू जी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। तो हमारा यह कहना है कि अभी जितना भी इंडिया अलायंस को लेकर और इंडिया अलायंस में जितने डॉट है ना इस इंडिया अलायंस में, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा आपसी दलों में डाउट भरा हुआ है। तो उस डाउट को ये लोग आपस में ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आगे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, कौन संयोजक होंगे, तो ये लोग तय करने में इनको काफी वक्त लगेगा और मुझे लगता है तब तक इनका खेल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जनता विकास के नाम पर के मुद्दों को लेकर कोई भी सरकार को बनाती है और किसी को हटाती है। तो अब जाकर के पूरे पर जो परिदृश्य दिख रहा है, अब देख लीजिए सभी ने एक स्वर में कहा, जितने कल जो बैठक हुई, बैठक में जितने भी दल के लोग वहां पे प्रतिनिधि मौजूद रहे, सभी ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस के कारण हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में यूपीए की हार हुई, इंडिया अलायंस की हार हुई। पहले ही तय होना चाहिए था, पहले मीटिंग होनी चाहिए थी। यहाँ तक कि यहाँ पे केसी त्यागी जी का भी बयान आया कि यह जो ना बहुत देर कर दिया कांग्रेस ने, उनको पहले ही सब चीज सीट शेयरिंग चुनाव से पहले उनकी उस पर बात होनी चाहिए थी और भी उस पर कवायद आगे बढ़नी चाहिए थी। हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। इवन कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी, नीतीश जी ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया, यानी कि कोई किसी से संतुष्ट नहीं है और हर कोई चाहता है कि वहां पे प्रधानमंत्री हम बने, वहां पर प्रधानमंत्री हम बने। यह स्वयं मतलब मैं की भावना ज्यादा है
और सामूहिक डिसीजन। मुझे लगता है कि इंडी अलायंस में कलेक्टिव डिसीजन लेना किसी के बलबूते नहीं है, सब लोग की अपनी डपली, अपना अपने अपने राग हैं। कोई भी किसी का भी यह उद्देश्य नहीं है कि वो लोग एक जनहित के लिए कोई भी प्रस्ताव लें। सबका उद्देश्य यही है कि जो भ्रष्टाचार में जितने हम लोग दल, जितने वहां इंडिया अलायंस में दल डूबे हुए हैं, उसको कैसे संरक्षण मिल जाए, किसी तरह से वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के जितने भी दल के लोग हैं, उन्होंने तो जनता के बीच अपना विश्वास तक खो दिया है। तो वहां पर उस बैठक में जब एक तरफ आपस में ही तालमेल ना हो, जहां पर किसी के मंसूबे पर पानी फिरता हुआ दिख रहा हो, और आप सबसे बड़ी बात आप सलोनी जी ध्यान देंगी कि एक तरफ इंडिया अलायंस के जरिए एक विपक्ष को साधने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश हो रही है कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को मात दिया जाए, भाजपा से लड़ा जाए, और दूसरी तरफ वहां पर अभी तक कोई पीएम फेस अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ इंडिया अलायंस के तरफ, और दूसरी तरफ बिहार में यहाँ पर पोस्टर लग रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार सबसे उपयुक्त होंगे नीतीश कुमार जी। तो यह कैसा है, यह कैसी रणनीति है? तो मुझे लगता है अच्छा है, हमारे लिए ये ऐसी रणनीतियां बनती रहें, तो मुझे लगता है हमारी पार्टी के लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। ये ऐसी ही रणनीतियां बनाते रहें। इनका कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई चेहरा सलोनी जी इनका सामने आने वाला है। सबका अपना अपना निजी स्वार्थ है, हर कोई चाहता है। बिहार में अब नीतीश जी देखेंगे तो यूपी में ये देखें, ये अखिलेश जी देखेंगे तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में देखेंगी। यानी कि हर जगह आप देखिएगा क्लैश करेगा, क्योंकि हर का स्टेट पॉलिटिक्स अलग है, हर का डोमिनेशन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का डोमिनेशन है। लेकिन बतौर बड़ी पार्टी जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, वो जरूर चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी के लोग ज्यादा से ज्यादा लड़े, ताकि वो जो एक नेशनल पार्टी का ये एक तमगा है उनके पास वो बना रहे, उनके सांसद जीत कर आए। लेकिन जो स्टेट होल्डर जो पार्टी है, जो डोमिनेटिंग पार्टी है, वो भी चाहेंगे कि इसी बहाने उनका भी वोट बैंक जो इकट्ठे जो सब लोग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका वोट बैंक उनको मिले और वो स्टेट में बतौर मतलब सांसद भी वो लोगों को बना पाए अपने दल के नेताओं को। तो यह आपसी मंथन इन लोगों का चल रहा है। लेकिन उसमें सबसे निष्कर्ष वाली बात यही है कि नीतीश जी का जो ख्वाब था कि वो इंडिया अलायंस के संयोजक बनेंगे, उन्हें उनका जो सपना था कि उन्हें बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, तो उनके सपनों और मंसूबों पर सभी पार्टियों ने पानी फेर दिया है। और आगे आने वाले भविष्य में देखा जाएगा, जो स्वयं के घरों में आपसी सामंजस्य नहीं बना पा रहे, वो सब पूरी देश की जनता के सामने वो कौन सा विश्वास वो पैदा कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात है, एक जो बातें आ रही थी अभी हमारे सारिका जी कह रही थी कि हमारी पार्टी ये नहीं, जो अभी इतने वर्षों में जो लोगों के पर विश्वास बनाया है, उसका जीता जागता प्रमाण अभी 3 राज्यों में देखने को मिला कि जहां हमारी सत्ता नहीं भी थी वहां भी हम वापस आए। इसलिए यह सर्टिफिकेट कृपया वो लोग ना दें कि हमारी पार्टी में जनता की क्या साख है। वो अपनी साख बचाएं, वो अपनी पार्टी, अपने नेता और जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं उनके पार्टी के, उनकी साख को बचाने का प्रयास करें। बाकी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सदैव से अच्छा कार्य करती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ना है। और 2024 हमारा लक्ष्य सिर्फ नहीं है, हमारे पार्टी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत बने। उसके लिए हम सब लोगों को संकल्प लेना है, उस पर आगे बढ़ना है। जी सलोनी। चलिए हेमराज जी, आप कुछ कह रहे थे। हेमराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं हेमराज जी, आपकी आवाज, हाँ जी हेमराज जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं। हेमराज जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप एक बार एग्जिट हो जाइए और उसके बाद फिर से एंट्री लीजिए। जी, आपकी आवाज आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है कुछ। आपके पास मैं आना चाहूंगी। 4 बैठकें अब तक हो चुकी हैं, चारों बैठकें हमने देखी। आखिर संयोजक के ऊपर सहमति कब बनेगी? क्योंकि आपने भी देखा, हमने भी देखा, तीनों राज्य जो हिंदी पट्टी वाले राज्य थे उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। और नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मन से ये बात कही थी कि कांग्रेस इंडिया अलायंस को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को जो बैठक बुलाई थी वो कैंसिल हो गई, जो कि अब आपकी 19 तारीख को हुई।
तो आखिर संयोजक के नाम पर सहमति कब बनेगी, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो कांग्रेस किस तरीके से इसको देख रही है? जी शशि जी, आपका माइक ऑफ है शशि जी, अभी भी माइक ऑफ है आपका। हाँ सबसे जी। बड़ी बात है इंडिया अलायंस को लेकर के कि अभी जो हमारी रैली होने वाली है, सबसे बड़ी रैली, और रहा बात संयोजक का, तो इस पे नीतीश जी पहले ही बोल चुके हैं कि कोई पद उनके लिए मायने नहीं रखता है। उनका मायने है, उनका भी सोच है, लालू जी का भी सोच है, कांग्रेस पार्टी का भी सोच है कि इस देश का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो संविधान है, उसकी रक्षा किया जाए। आज देखिए, हम तो एक चीज देख रहे थे, भाजपा प्रवक्ता महोदय बोल रही थी, आजकल भाजपा नेताओं का बयान नीतीश जी के प्रति बड़ा लचदार हो गया है। आखिर बात क्या है? बीजेपी इतना नीतीश जी को लेकर के लार क्यों टपका रही है? नीतीश जी इस अलायंस के सबसे पहले मजबूत सूत्रधार हैं। इस बात से भाजपा को जानकारी होना चाहिए इस बात की। और आगे जो बैठक होने वाला है उसमें सब चीज क्लियर हो जाएगा, संयोजक भी क्लियर हो जाएगा, हमारा स्टार प्रचारक भी क्लियर हो जाएंगे, इसके साथ सीट शेयरिंग भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो युवाओं के साथ बीजेपी छल किया, नरेंद्र मोदी छल किए, आप सब जानते हैं 2 करोड़ साल में रोजगार मिलेगा। कहाँ मिला रोजगार? 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। कहाँ आया 15-15 लाख रुपया खाता? और बीजेपी जब बिहार में सत्ता में रहती है तो स्पेशल राज्य का जो दर्जा मांगा जाता है उस पे चुप हो जाती है। हम लोग आदरणीय नीतीश जी और इंडिया अलायंस के सारे गठबंधन आज मांग करते हैं बीजेपी से कि आप बिहार का जो स्पेशल राज्य का दर्जा है वो देने में दिक्कत कहाँ है? क्यों नहीं दिया जा रहा है? मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अब 1947 में भारत क्या होगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये कौन जानता है? आज वर्तमान परिस्थिति क्या है, ये देश को बताने की जरूरत है। कितने युवा बेरोजगार हैं, किस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, किस तरह से लगातार संविधान पे चोट पे चोट पहुंचाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के सामने। उसी सब मुद्दा को लेकर के हम लोग इस चुनाव में जाएंगे और इस चुनाव को इंडिया अलायंस के रूप में लड़ेंगे। जी सारिका जी, आप कुछ कह रही थी, प्रीति शेखर जी जब बोल रही थी तो आपका कुछ सवाल था, जी बताइए। जी, प्रीति जी बोल रही थी, हमारे उद्देश्यों पे वो बात कर रही थी। तो प्रीति जी को मैं बताना चाहूंगी, हमारी इंडिया गठबंधन के उद्देश्य जो है ना, सरकारी जो मतलब जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको लेकर के है। और उन्होंने अपनी बातों में ये बात कई बार कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, मोदी जी हैं तो ये करेंगे वो करेंगे। यानी जो हम बार बार कहते हैं कि डिक्टेटरशिप भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है एक व्यक्ति की, वो उन्होंने मुहर लगाया अपनी बातों के दौरान उन्होंने। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई चेहरा नहीं है, यानी कि हम सबों में इतनी यूनिटी है कि हम लोग सब उन सामंतवादी सोच और ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट है कि हमारे लिए ये अभी मुख्य नहीं है विषय कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे लिए अभी मुख्य विषय ये है कि 2024 में इन तानाशाहियों को सत्ता से उतारना है और इसके लिए हम सब एकजुट है। और मुझे लगता है यही जो एकजुटता है इंडिया गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी का डर है, खौफ है और उनकी तकलीफ है, वो बार बार अपने सारे काम छोड़ करके उनकी पूरी की पूरी जो है ना नजरें हमारे गठबंधन की बैठकों पे होती है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनके पास ना कोई एजेंडा है, ना उनके पास कोई मुद्दा है। धर्म की राजनीति से अब वो देश के लोगों को बरगला नहीं पाएंगे, जात की राजनीति वो कर नहीं पाएंगे और अब झूठे वादे भी वो नहीं कर सकते हैं। लगभग वो झूठे वादे तमाम जो रोजगार देने के, महंगाई कम करने के या संसाधन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब वादे उन्होंने देश की जनता के साथ कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो खाली हाथ हो गई है। आज उनके पास कुछ नहीं है कि वो देश की जनता को झूठ बोले। तो वो जान रहे हैं कि वो 2024 में निश्चित रूप से उनकी सत्ता जाने वाली है, तो इसीलिए उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत बेचैनी है, वो दिख रहा है। और बहुत मुझे तो हंसी आती है कि ये लोग जो है वो हमारे प्रवक्ता बन जा रहे हैं और जाके वो मीडिया में बयान दे रहे हैं कि अंदर खाने क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। अरे हम तो कहते हैं कि सब्र रखिए, 2024 में पता चल जाएगा। और इंडिया गठबंधन के पत्ते इतनी जल्दी खुलने वाले नहीं है,
बहुत गुप्त रूप से और बहुत मजबूती से हम काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं पाएगी और कब उनके नीचे से सत्ता खिसक जाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने आज देश में स्थिति कर रखी है सलोनी जी, चिंतनीय है। एक्चुअली ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है, जिस तरीके से हमारी जीडीपी, अर्थव्यवस्था या महंगाई, सारिका जी हेमराज जी दोबारा जुड़ गए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मौका देते हैं। कारण एक तरफ तो खाली हाथ लौटे हैं, यहाँ तो कम से कम हम लोग उनको मौका दे ही सकते हैं। हेमराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे अभिभावक है हम लोगों के। हेमराज जी अगर आवाज आ रही है तो बताइए क्या करेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं आ रही है, अभी भी उसी तरीके। हेमराज जी अभी भी आपकी आवाज, हेमराज जी या तो आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ नेट, हेलो, नहीं बिल्कुल नहीं आ रही है, कट कट के आवाज आ रही है। आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ नेटवर्क इश्यू है, तो आप अपने जगह को थोड़ा सा चेंज कर लें तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी आपकी आवाज। आपकी आवाज में भी बहुत दिक्कत है। सारिका जी कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल आ रही है। जी सारिका जी आप। जी सौरभ जी, वही हम कह रहे थे कि देखिए इंडिया गठबंधन की पहली जो बैठक हुई थी उस समय बहुत सारे कयास लगाए गए थे। इन लोगों ने कहा था कि ये तो मेढकों को गिनने जैसा इनका बैठक होगा। सारिका जी वो सारी बातें आपकी सही है, लेकिन अगर 4 बैठक के बाद भी अगर हाथ में कुछ नहीं मिलता है तो नाराजगी तो होगी ना। उम्मीद तो सभी को होती है, उम्मीद सभी को होती है। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, वो सूत्रधार बने इंडिया गठबंधन। शशि जी 2 मिनट सुनते, शशि जी आपके पास भी आएंगे। एक भी बैठक नहीं हुआ। शशि जी आपके पास भी आएंगे, शशि जी आपके पास भी आएंगे। तो सारिका जी सवाल तो उठेगा ना, अगर 4 बैठक के बाद आपको कुछ नहीं मिला, आप सूत्रधार थे, आपने पहल की और आपके पहल का ही नतीजा हुआ कि विपक्षी पार्टियों के तमाम जो नेता थे वो आज एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, अगर नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, तो सवाल तो खड़े होंगे। नहीं सौरभ जी, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जो है पहले दिन से इस इंडिया गठबंधन के तमाम जो जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा उनका योगदान भी रहा है। सूत्रधार वो निश्चित रूप से हो रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा कि महज उनकी जिम्मेदारी और उनके जो कर्तव्यों को एक संयोजक या फिर सीएम पीएम का चेहरा मात्र का ये दे करके आप उनके प्रयासों को छोटा करने का मुझे लगता है ये एक है। ये जो उनके प्रयास है वो कहीं किससे ऊपर है। तो और अभी भी देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब तो हमको भाई काम करना है, अब हम लोग को कैंपेन करने की शुरुआत करने की जरूरत है। तो आप समझते हैं कितनी सकारात्मक और कितनी पॉजिटिव और कितनी एनर्जी के साथ उन्होंने ये बात को कही है। तो कहीं से भी उनके चेहरे पे ये सिकन नहीं था। हाँ, हमारे विपक्षी दल जो है वो इस तरह की बातें सामने ला रहे, क्योंकि उन्होंने शुरू दिन से ही नेगेटिव चीजें ही बनाने की कोशिश की है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, और तमाम उनके नैरेटिव को हम लोगों ने पीछे धकेला है, मात दिया है उनको। तो निश्चित रूप से ये उनकी बेचैनी हो सकती है, लेकिन हमारे और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी सौरभ जी, इंडिया गठबंधन की तमाम दलें जो है बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही आपसी जो कहते हैं तमाम संबंधों के साथ, मजबूती के साथ, अपने उद्देश्यों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो मुझे लगता है कि चंद दिन रह गए हैं, चुनाव की प्रचार की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है जिन उद्देश्यों के साथ शुरू हुआ था उन उद्देश्यों पे वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, और हमारी वो कामयाबी और मजबूती देख करके ही भारतीय जनता पार्टी आज बौखलाई हुई है। लेकिन चिंता का विषय है सौरभ जी, हमारे लिए, आपके लिए और पूरे देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। महज 3 राज्यों में जीत के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि वो तो अब उनकी जीत एकदम 2024 में भी पक्की हो गई, तो इस भ्रम में और इस गलफत में वो ना जिए। देश की जनता ने उनको एक्चुअली नकार दिया है, और इसका प्रमाण उनको 2024 में जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड जब देश की जनता इनके हाथ में देगी तब इनको अंदाजा होगा। इस तरीके से जो कहते हैं ना, फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल में अंदाजा ना लगा है वो कि 2024 में उनकी जीत होने वाली है। 2024 में भाजपा मुक्त भारत की परिकल्पना जो इंडिया गठबंधन ने किया है, जो देश की जनता की मांग है, निश्चित रूप से वो होगी।
चलिए जी, शशि शशि जी, जी। केवल शशि जी, सपना केवल नीतीश कुमार का नहीं टूटा है, सपना कांग्रेसियों का भी टूटा है। और राहुल गांधी कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया, तो सपना तो आपका भी टूटा होगा। नहीं नहीं, ये नाम तो ऐसे ही चला दिया गया है। नाम अंदर से क्या? मीटिंग के बाद जो आदरणीय खड़गे जी बयान दिए उसमें स्पष्ट रूप से कहे कि चुनाव के बाद तय होगा। इसमें से किसी का सपना, और कांग्रेस पार्टी हमेशा कुर्बानी देना जानती है इस देश के लिए। कांग्रेस पार्टी इस देश की ढांचा को मजबूती से रखा है अपने पूरे, आप देखिए जितना कार्यकाल कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का रहा है, कभी लोकतंत्र पे प्रहार नहीं किया गया है। लेकिन आज एक तरीके से जो मन में आए हिटलर शाही की तरह किया जा रहा है, वो सवाल उठता है। सवाल यहाँ ये भी है, तो पहले भी हम मतलब बोल फिर चुके से हैं कुर्बानी देने कि के लिए इंडिया तैयार है अलायंस ना का आप 4 लोग? बैठक, शशि जी, इंडिया शशि जी, अलायंस का 4 बैठक, लेकिन एनडीए का एक भी नहीं। एनडीए का एक भी नहीं, उसके बाद भी वो 3 राज्य जीत कर आती है, उसको जरूरत नहीं है बैठक की। देखिए बैठक आप लोग, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि अभी इंडिया बैठक के बाद जिस तरह से ईवीएम पे भी सवाल उठा है, और वहां चुनाव होने के बाद वहां की आम जनता भी जिस तरीके से सवाल कर रही है, भले सरकार 3 राज्य में बन गया है, लेकिन जिस तरह से देश के एक एक नौजवान, एक एक आदमी इस रिजल्ट को लेकर के सोच में पड़ा हुआ है, ये काफी चिंतनीय है। मतलब तेलंगाना शशि में जी आप ईवीएम लोग, हैक हुआ कि नहीं? शशि तेलंगाना जी में आप सौरभ लोग जी, एक बार फिर, शशि जी आप लोग एक बार फिर से तैयार हैं ना कुर्बानी देने के लिए? हम लोग हमेशा देश के लिए कुर्बानी देते हैं, और देश के संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी का बड़ा दिल है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश की रक्षा किया है, आगे भी करेगा। प्रीति जी, ममता बनर्जी ने एक साथ बड़ा खेल कर दिया, एक तरफ वो राहुल गांधी को आउट कर दिया, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को। एकदम सही कहा आपने सौरभ जी। ममता बनर्जी इस पूरे बैठक में सबसे अपने मंसूबों को सफलीभूत करती हुई दिखी, क्योंकि उनका एक झगड़ा चलता है अपने राज्य में कांग्रेस से। तो अब उनको मौका मिल गया कि राहुल गांधी को साइड करिए और खड़गे जी का नाम प्रोजेक्ट करिए। और दूसरी बात की अभी सबसे बड़ी बात है कि ये अभी हमारे साथी प्रवक्ता दोनों कह रहे थे कि एनडीए की बैठक नहीं हुई, तो भाई बैठक तो आपने उसकी शुरुआत की ना, माननीय नीतीश कुमार जी को जरूरत पड़ गई कि इंडी अलायंस उनको बनाने की जरूरत पड़ गई। जरूरत तो आप लोगों को पड़ी कि इसके लिए हम लोग विपक्षी सभी एकजुट होंगे और भाजपा को हराएंगे, भाजपा को देश से हटा देंगे, भगा देंगे, यह जरूरत आप लोगों को पड़ी। और आज देख लीजिए क्या हंस रहे। आप ही हम जवाब चाहेंगे। सारिका जी, मैं आपसे भी जवाब चाहूंगी कि आपके पार्टी के नेता स्वयं उन्होंने कहा है नीतीश जी यहाँ से सपने लेकर संयोजक बनने के लिए जाते हैं, लेकिन आपके नेता क्या कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी जी ही दूल्हा होंगे, बाकी सब बाराती होंगे। और कल की बैठक में जब खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया गया संयोजक के लिए, तो आपके सुप्रीमो ने कुछ नहीं कहा। और शशि जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो अभी तक आपके हर बैठकों में आप लोग राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बताते हैं, बल्कि आपके घटक दल के भी लालू जी ने भी राहुल जी को पीएम प्रोजेक्ट किया, तो आप यह बताइए आपकी अब आप खड़गे जी के नाम पर संतुष्ट हैं कि नहीं? क्योंकि यह भी बात उस इंडिया अलायंस से बाहर आई, जैसा कि प्रेस मीडिया के माध्यम से पता चला कि अब वो जो नाम संयोजक के होंगे वही प्रस्तावित होंगे प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार के रूप में। तो यह तो आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात की लालू जी, नीतीश जी, इन दोनों के जो मंसूबे बिहार में है कि एक को सीएम बनना है, दूसरे को पीएम बनना है, तो इन दोनों के सपने तो वहां पूरे होते दिख नहीं रहे हैं। और ममता बनर्जी ने जो एंट्री मारी है, सौरभ जी ने सही कहा कि बिल्कुल उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो कांग्रेस का भी ये कर दिया है और दूसरा ऑप्शन भी रखा है, एक ऑप्शन रखा है कि कल को यदि उनकी सीटें ज्यादा आती हैं तो वो स्वयं भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकती हैं। तो ये एक तीर से उन्होंने 2 निशाना ये डाला है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में हर दल देख लीजिए कि उनको एक वैश्विक, मतलब एक पूरे भारतवर्ष के की बात करूं तो हर एक स्टेट वाइज वो लोग अपना आकलन कर रहे हैं। स्टेट में कौन किसकी सीटें होंगी, कौन डोमिनेट करता है, वहां वो लोग डिसाइड करेंगे। यानी कि आज भी देख लीजिए कोई कॉमन डिसीजन नहीं हो रहा है। यहाँ पर तय करेंगे नीतीश जी, वहां पर ममता बनर्जी, कहीं अखिलेश जी। तो इस तरीके की बात चल रही है, यानी कॉमन डिसीजन नहीं हो रहा है। और जो कोई भी अलायंस जब होता है कोई भी राजनीतिक दलों का, तो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है जिस पर की बात होती है, तो वो कोई एजेंडा तय नहीं हुआ।
कोई कन्वेनर तय नहीं हुआ। तो आप जब आप नेतृत्व करता ही नहीं है तो आप दूसरे का नेतृत्व क्या बदलेंगे? आप पहले अपना नेतृत्व आप बना लीजिए, उसके बाद आप मैदान में जाइएगा। और जहां तक रही चलिए बात सारिका भारतीय जी, जनता पार्टी की, आपने कहा कि डिक्टेटरशिप भारतीय जनता पार्टी करती है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए, अभी देखा ना आपने कि कहां से लोग जो संगठन में भी काम करने वाले लोग होते हैं, जिनके बारे में मीडिया चैनल चलाती नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक साधारण सा कार्यकर्ता भी भाजपा में मुख्यमंत्री के योग्य होता है, यह आप लोगों ने देखा। तो पहले आप लोग तय करिए कि राहुल जी के अलावा नाम प्रोजेक्ट जब हो रहा है तो उस पर आप सहमत हैं कि नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री पद खाली करेंगे कि नहीं करेंगे, और फिर तेजस्वी जी को सीएम प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं, अब यह आप लोग तय करिए। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं, हमें किसी बैठक की फिलहाल हमें जब जरूरत होगी तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को सोचना चाहिए ज्यादा। और मेरा सवाल भी था उनसे, मैं उसका जवाब भी चाहूंगी। जी सौरभ। सारिका जी एक सवाल मेरा आपसे भी है। आपके पास भी लंबा अनुभव है राजनीति का, आप मुझे ये बता दीजिए, कल बैठक हुई और काफी अहम बैठक थी, क्योंकि 3 महीने के बाद बैठक हुई थी और काफी उम्मीद थी बैठक से कि इसमें कई मुद्दों पर जो सहमति है, आम सहमति, वो बनेगी, लेकिन नहीं बनी। अगर खड़गे जी का नाम आया, वो सबको पता है, ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम का प्रस्ताव रखा, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। आपको लगता है कि खड़गे जी का जो नाम है उससे ज्यादा प्रभावशाली नाम कोई और भी हो सकता था, जो कि बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र में ज्यादा प्रभावित हो सकता था? आपको नहीं लगता कि खड़गे जी के अलावा दूसरा नाम भी हो सकता था, जो आप लोगों की जो जीत की राह जो है वो ज्यादा आसान करती? सारिका देखिए जी, सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम जो है ममता बनर्जी ने कल इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए लिया था, ना कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या संयोजक के रूप में उन्होंने नाम लिया था। और इसमें तमाम जो वहां मौजूद दलें थी उन्होंने समर्थन भी दिया। अब मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, वो बैठ करके वो सुतरी निकाल रही है, वो बातों का सुतरी निकाल रही है, उनके पास वाकई में कोई काम नहीं है। और हमारी प्रीति शेखर बहन जी को बुरा लग गया कि मैंने डिक्टेटरशिप की बात की। भाई आपके पास तो एक चेहरा है, हमारे पास तो अनगिनत चेहरे हैं। आप मोदी का डंका हर जगह पिटाते रहती हैं, कभी मोदी जी से आप थाली बजवाती हैं, कभी आप मोदी जी से मोमबत्ती जलवाती हैं, हर जगह आप मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरीके से आपने सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे को प्रचारित किया है, और आपने बार बार अपने हर बयान में भी कहा है, तो हम तो डिक्टेटरशिप दिखाई देती है। और दूसरी बात, आप ये कह रही हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? हमारे इस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रेस में कोई नहीं है, ये बात कल ही तय हो गई है। और उस बैठक में छन करके ये बात निकली भी है कि चुनाव के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी हमारे लिए वो अहमियत ही नहीं है कि कौन चेहरा प्रधानमंत्री के लिए बनेगा। और दूसरी बात प्रीति जी, ये भी आप बता दीजिए कि 5 राज्यों में आप तो बिना दूल्हे के ही बारात लेके आप लोग चली गई थी, उसका क्या भाई? उस समय आपको दिखाई नहीं दिया। आकलन आपका हर बार बदल जाता है, मतलब आप कीजिए तो मतलब सही, हम करें तो गलत वाली बात हो जाती है। ये एक्चुअली डिक्टेटरशिप का ही वही मैं आपसे कह रही थी, मैंने आपको उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं चल रहा है, यहाँ पर लोकतंत्र है, कोई भी आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री तक बन सकता है। यही मैं, या अगर आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता, यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। और आपकी पार्टी में बता दीजिए, कभी भी आप यह बता दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है सारिका बहन, आप यह बता दीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी के परिवार के अलावा कोई भी नेता, क्या वो मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है? क्या आपकी पार्टी क्या प्रोजेक्ट करेगी दूसरे नेताओं को? यह मैं जानना चाहूंगी। जी देखिए प्रीति जी, मेरी हो सकता है प्रीति जी एक सेकंड, दिल की गहराई तक लास्ट 20 सेकंड है बस आपके पास, आप 20 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए। मैं सुन नहीं पाई सलोनी जी। सारिका जी समय की कमी है, आप सारिका जी जी बिल्कुल सलोन जी, मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे कम समय में अपनी बातों को समाप्त कर दूं। हमारी प्रीति बहन को हो सकता है कि मेरी कोई सच जो है वो चुप गई होगी, क्योंकि सच जो है वो हमेशा कड़वा ही होता है और हम लोग सच बोलने वाले लोग में हैं। और आप जो दावा पेश कर रही हैं कि आपने
फलाने राज्यों में आपने फलाने जाति और समुदाय से आने वाले लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, वो इम्पैक्ट भी हमारे जाति आधारित गणना जो बिहार में हुई थी उसके बाद हुई है। जातीय समीकरण जो हम बार बार कह रहे थे कि जाति और संख्या देख करके लोगों को नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए, उसी को साधने के प्रयास में प्रधानमंत्री जी ने वहां पे उस समुदाय के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। वरना भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम पे लोगों को सताने का प्रयास कर रही है लगातार, और खास करके महिलाओं को, देखिए आपने आपके जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को 2029 तक टलवा दिया गया। मैं तो कहती हूँ विरोध आप ही की पार्टी ने किया था, याद है सारिका जी? लालू जी ने उस विधेयक का विरोध किया था और आज हमारे एनडीए के शासनकाल में ये संभव हो पाया। 2024 में लागू हो, 2024 में लागू हो, प्रधानमंत्री जी को कहिए इस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय और भेदभाव क्यों किया जा रहा है। प्रीति जी, आप भी एक महिला हैं और मुझे लगता है तमाम महिलाओं को आप नेतृत्वकर्ता के रूप में आप आज शामिल है, तो आप कम से कम प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से एक पत्र जरूर लिखिए कि चलिए सारिका जी, 35% मैं प्रीति जी की भी बात सुन लूं। प्रीति जी, लास्ट 20 सेकंड है बस आपके पास, आप अपनी बात रखिए। सारिका जी जो कह रही है, मैं कहना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल से सीखने की आवश्यकता नहीं। हमारे ही दल के द्वारा रक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय और राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे किया है और हर मणिपुर के महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, हर जाति वर्ग के लोगों को आगे किया है। और आज जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता, जो अभी मुझे तो हंसी आ रही थी कि उनके दल के ही नेता ने महिला जो नारी शक्तिवंदन विधेयक अधिनियम अभी जो लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने, उसका विरोध लालू जी ने किया था। तो ये मुझे हंसी आ रही है, ये कैसे नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रही है। तो इनको राष्ट्रीय जनता दल को ये अधिकार नहीं है कि वो महिला सम्मान के ऊपर बात करे। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से महिलाओं की रक्षा की है, उनका सम्मान किया है। जी बिल्कुल सारिका जी और प्रीति जी, समय का थोड़ा अभाव है इस डिबेट को, क्योंकि समय कम है हमारे पास, इस वजह से। खैर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है, और अब आगे जब इंडिया अलायंस की कोई भी 5वीं 6ठी बैठक होगी, उसमें क्या संयोजक का नाम फाइनल होगा, क्या सीट शेयरिंग पर बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।